एक कहावत भी है कि बिहार में लड़के दो ही चीज बनते हैं। मैंने किसी वेब सीरीज में देखा था, या तो क्रिमिनल या नहीं तो आईएएस। इस पे क्या कहना है आपका? मिर्जापुर का डायलॉग है, जहाँ तक मुझे छोटा काम थोड़ी करते हैं, या फिर हम लोग बहुत लोअर पोस्ट पे रहते हैं या फिर बहुत हायर पोस्ट पे रहते हैं। तो ये आप दिल्ली में देखिएगा तो लेबर क्लास के लोग, सब्जी वाले हो गए, रिक्शा वाले, वो रहेंगे बिहारी, ठीक है। लेकिन हाईएस्ट पोस्ट पे जाइएगा जो लेवल 1 के ब्यूरोक्रेट हैं वो बिहारी रहे। तो बिहारी लोग स्टीरियोटाइप फील तो करते हैं कोई भी स्टेट में, सिर्फ दिल्ली नहीं है। तो जैसे कि मैं कोटा में रहा हूँ तो वहाँ भी मुझे थोड़ा सा फील हो गया है, बहुत ज्यादा एक बार दे देते हैं ऐसे ही, है ना? ऐसा तो नहीं कह सकते, इतना कैजुअली तो नहीं लिए थे इसको, लेकिन इसमें तैयारी की थी मैंने। लेकिन जितना यूपीएससी पे मेरा फोकस था उतना एनालिस्ट का वो न्यूज़ को एनालाइज करते तो रोज नहीं, लेकिन उनका जो पीडीएफ आता वो कभी कभी पढ़ लेता था, और वो बना उसमें मेरा नोट्स तैयार है कि करंट अफेयर का, कि अगर मैं आउट हो जाता हूँ तो ऐसा ले लीजिए कि मेरा मैक्सिमम है 8 घंटे की पढ़ाई। ओके। सीटिंग 10 घंटे। ऐसा होता था जब आपको बिल्कुल मन नहीं लगता होगा कि नहीं अब जॉब ही कर लेता हूँ, इस फील्ड में कुछ नहीं? बहुत बार, कई बार हुआ ऐसा कि यार जो जॉब लगा था बेकारी छोड़ दिए, कहाँ आ गए, ये अटेम्प्ट खत्म हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। सारे दोस्त सब। आपने 3 जगह रहा, कोटा, पटना और दिल्ली। तीनों में आपको बेस्ट जगह कौन सा लगा? कि सुसाइड की क्या वजह हो? जैसे कि मैं भी रहा हूँ कोटा, तो क्या वजह है सुसाइड की? मुझे लगता है कि वेलकम टू अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी हमारे साथ विवेक आर्या सर है। 67 बीपीएससी में फाइनल रूप से हो चुका है। सर से आज हम जानने वाले हैं कि सर ने कैसे कैसे तैयारी किया, क्या स्ट्रगल रहा। सर एनआईटीएन है, एनआईटी पटना के स्टूडेंट है, और वीडियो में आप सब लोग अंत तक बन रहे हैं। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हो रही है, बहुत दिनों के बाद कुछ सक्सेस मिला है कि 3 साल से लगे हुए थे, तो फाइनली मेरा यूपीएससी में नहीं हो पाया था एक्चुअली, तो उससे थोड़ा मैं डाउन फील कर रहा था, लो फील कर रहा था। फाइनली कोई रिजल्ट आया तो मैं अभी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी, ये एक कहावत भी है कि बिहार में लड़के दो ही चीज बनते हैं। मैंने किसी वेब सीरीज में देखा था, या तो क्रिमिनल या नहीं तो आईएएस। इस पे क्या कहना है आपका? मिर्जापुर का डायलॉग है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। जी जी। अनफॉर्चुनेटली ये सही भी है, लेकिन बहुत बदल रहा है। अब हम लोग सिर्फ वो वाले बिहारी नहीं है जो सिर्फ क्रिमिनल बनेंगे या फिर आईएएस बनेंगे। अब हम लोग बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने जॉब्स को। हाँ, तो हम लोग छोटा काम थोड़ी करते हैं, या फिर हम लोग बहुत लोअर पोस्ट पे रहते हैं या फिर बहुत हायर पोस्ट पे रहते हैं। तो ये आप दिल्ली में देखिएगा तो लेबर क्लास के लोग, सब्जी वाले हो गए, रिक्शा वाले, वो रहेंगे बिहारी, ठीक है। लेकिन हाईएस्ट पोस्ट पे जाइएगा जो लेवल 1 के ब्यूरोक्रेट हैं वो बिहारी रहेंगे। यही तो, हम लोग बाकी वाले तो बीच में ही रहते। बड़ा काम या फिर छोटा काम, बीच में नहीं रहते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिहारियों को लेकर एक जो धारणा बनाए हुए हैं दिल्ली में लोग कि मतलब सब बिहारी लेबर ही होते हैं, या फिर वहाँ पे ऐसी जो फिल्मों में दिखाते हैं, इस पृष्ठभूमि पे आपका क्या कहना है? ये मजाक से हट के देखा जाए तो बिहारी लोग स्टीरियोटाइप फील तो करते हैं कोई भी स्टेट में, सिर्फ दिल्ली नहीं है। तो जैसे कि मैं कोटा में रहा हूँ तो वहाँ भी मुझे थोड़ा सा फील हो गया है ऐसा। तो अनफॉर्चुनेटली ये सही है, बट मुझे लग रहा है कि अब हम लोग डेवलप कर रहे हैं, इकोनॉमिकली डेवलप करेंगे तो वो बैकबोन होती है सारी चीज़ों के लिए। तो धीरे धीरे ये चेंज होगा परसेप्शन। ओके सर, शुरुआत से अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, नाम वगैरह सब कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। अच्छा, मेरा नाम विवेक आर्या है और मैं समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूँ, और मेरी 12th तक की एजुकेशन समस्तीपुर से ही कंप्लीट करी है मैंने। सेंट्रल पब्लिक स्कूल मेरा स्कूल का नाम था। उसके बाद मैंने कॉलेज अपना करा है एनआईटी पटना से, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने 2 महीने जॉब भी करा एज अ सीनियर एनालिस्ट इन कैप्जेमिनी। उसके बाद फाइनली मैं जॉब लिफ्ट करके फुल फ्लेज तैयारी में आ गया था यूपीएससी के लिए। वैसे मेरा प्राइमरी फोकस बीपीएससी तो नहीं था, लेकिन ये 67 बीपीएससी में मैंने सुना था कि बहुत ज़्यादा पोस्ट दे देते हैं ऐसे ही, है ना? ऐसा तो नहीं कह सकते, इतना कैजुअली तो नहीं लिए थे इसको, लेकिन इसमें तैयारी की थी मैंने। लेकिन जितना यूपीएससी पे मेरा फोकस था उतना बीपीएससी पे नहीं था। तो हाँ, अच्छा तो लग रहा है कि फाइनली मैंने जो करा था कि इसमें तैयारी किए थे उसको अचीव कर लिया मैंने। जी सर, अपना टाइम टेबल बताइए। सुबह सुबह आप कैसे कैसे पढ़ाई करते थे, कितने बजे उठते थे, फिर कैसे क्या होता था? देखिए, जनरल मेरा ये है कि मैं फिजिकल एक्टिविटी में रहता ही हूँ जनरली। तो जैसे कि मेरा जनरली रहता है, मैं सुबह 7 बजे 8 बजे के अराउंड उठ जाता हूँ, रात को 12-1 बजे तक सो जाता हूँ। उसके बाद मैं, ये हो सकता है कभी बैडमिंटन खेलने चले गए, कभी जॉगिंग करने चले गए, 1 घंटे का कुछ भी एक्टिविटी करके उसके बाद अपना जीवनचर्या जो भी है स्टार्ट किया। न्यूज़पेपर से स्टार्ट किया। उसके बाद मेरा जनरली ऐसा स्ट्रैटेजी रहता था कि 2 स्टैटिक सब्जेक्ट और +1 करंट अफेयर्स। जी। तो करंट अफेयर में न्यूज़पेपर तो कंपलसरी है, उसमें तो कुछ हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद एक वाजीराम का चैनल में आता है द एनालिस्ट का
वो न्यूज़ को एनालाइज करते, तो रोज नहीं लेकिन उनका जो पीडीएफ आता वो कभी कभी पढ़ लेता था, और वो बना उसमें मेरा नोट्स तैयार है कि करंट अफेयर का, कि अगर मैं फाइनली मंथली मैगजीन पढूं तो वो एक तरह से मेरे लिए रिवीजन हो, पूरा एकदम नया कुछ ना लगे। और उसके बाद स्टैटिक सब्जेक्ट तो पूरा यूपीएससी जो बुक्स होते हैं, ट्रेडिशनल बुक्स होते हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, वही सब, बाकी कुछ नया नहीं है मेरे लिए। ओके, बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला से आपको क्या सहयोग मिला? वो बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला से तो मुझे लगता है कि मेरा बीपीएससी उन्हीं के कारण निकला है जी, क्योंकि प्री मेरा कुछ आइडिया नहीं था जब मैं बीपीएससी की तैयारी में गया था। आपको याद होगा कि बीपीएससी एक बार कैंसिल हुआ था, तो उस टाइम मुझे पता चला बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाले के बारे में कि एक सही चैनल है, एक मेरे दोस्त के थ्रू। तो उसके बाद मैंने उसमें से ज्योग्राफी, ये पॉलिटी, उसके बाद उनका मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, ऑलमोस्ट सारा उसी से कवर किया था। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि भाई बीपीएससी में करते क्या, उनका पैटर्न यूपीएससी से कैसे अलग है, कोई ज़्यादा गाइडेंस भी नहीं था। तो हाँ, बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ मुझे। ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि कोई एस्पिरेंट आता है मान लो दिल्ली, हाँ, वो यूपीएससी कोचिंग ज्वाइन करता है, यूपीएससी के साथ साथ क्या पीसीएस एग्जाम की तैयारी कहाँ किस हद तक मतलब सही है? सही तो है, क्योंकि यूपीएससी ना बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज है। आप कभी ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरा तो मैं लेके ही रहूंगा, ऐसा ये हो सकता है ना? कोई नहीं बोल सकता है। नॉट इवन टॉपर्स हु हैव गॉट फर्स्ट रैंक और लक पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड, बहुत ज्यादा लक फैक्टर प्ले करता है इसमें, आप डिनाई नहीं कर सकते हैं जी। ये बोल सकते हैं कि कम कर सकता है, 10% 20% सबके लिए अलग अलग प्रोपोर्शन हो सकता है, लेकिन ये प्ले करता है। तो हाँ, ये पीसीएस, स्टेट पीसीएस को जैसे कि मैंने एज आ इसको बैकअप ट्रीट किया है कि भाई हो जाए एक बार, रोजगार मिल जाए, बेरोजगारी का जो ठप्पा लगा सर पे वो हट जाए, उसके बाद यूपीएससी में घुस जाएंगे, पूरा फुल फ्लेज तैयारी फिर से उसमें यूपीएससी में करेंगे जी। के लिए आपने कोचिंग लिया था कोई या नहीं? कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं लिया, खुद से सेल्फ स्टडी की थी। तो फिर आप दिल्ली क्यों हैं सर, मतलब क्या वजह है दिल्ली रहने का? दिल्ली देखिए, पहले जब जॉब छोड़े थे तो ऑलमोस्ट 1.5 साल घर पे ही तैयारी की। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे टेस्ट सीरीज की ज़रूरत है, तो मेंस का टेस्ट, मेरा प्राइम रीज़न यही था कि मेंस का टेस्ट सीरीज आके यहाँ पे लिखना है। तो ये मेरा मेन रीज़न था दिल्ली आने का। तो ऑलमोस्ट 1 साल से मैं दिल्ली में हूँ, 1 साल से ज़्यादा हो गया है जी। कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं आमतौर पर, कितनी देर पढ़ना चाहिए इस तैयारी में जो भी एस्पिरेंट करते हैं उसे? देखिए, अगर आप 10 घंटे की सीटिंग दे रहे हैं तो 8 घंटे की पढ़ाई होती है। ये ऐसा नहीं होता है कि आप 10 घंटे बैठ रहे हैं तो 10 घंटे आप पढ़ाई ही कर रहे हैं। तो अगर मैं 10 घंटे की सीटिंग दे रहा हूँ तो उसमें उस दिन मैं पूरा बर्न आउट हो जाता हूँ। तो ऐसा ले लीजिए कि मेरा मैक्सिमम है 8 घंटे की पढ़ाई। ओके, सीटिंग 10 घंटे। ऐसा होता था जब आपको बिल्कुल मन नहीं लगता होगा कि नहीं अब जॉब ही कर लेता हूँ, इस फील्ड में कुछ नहीं? बहुत बार, कई बार हुआ ऐसा कि यार जो जॉब लगा था बेकार ही छोड़ दिए, कहाँ आ गए, ये अटेम्प्ट खत्म हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। सारे दोस्त सब जगह अच्छा सेटल हो चुके हैं, मैं अच्छे फ्रेंड्स हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो लगता था, फील होता था, बट वही फिर सोचते थे कि यार इस फील्ड में आए क्यों है, क्या सोचा था, कुछ तो सोचा था उस टाइम। अब एक पेरेंट्स का भी चेहरा रहता था दिमाग में कि उनके लिए भी कुछ करना है। तो हाँ, ये रहा मेरा दिमाग हमेशा। मेंस की आंसर राइटिंग की तैयारी आपने कैसे किया था और नए एस्पिरेंट को कैसे करना चाहिए? देखिए, मेंस का तैयारी मैंने स्टार्ट इससे किया था कि सबसे पहले क्वेश्चंस देखे पुराने पीवाईक्यू में कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जैसे कि पॉलिटी का अगर एग्जांपल लें तो उसमें देख रहा था प्रियम्बल से क्वेश्चन आ रहे थे, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आ रहे थे, जुडिशियरी से क्वेश्चन आ रहे थे। तो उसको टॉपिक बनाया कि इससे क्वेश्चन आते हैं, फिर उसके नोट्स बनाए उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे कि ज़्यादा वाइड नहीं है यूपीएससी बीपीएससी का सिलेबस यूपीएससी की तरह, तो आपको लिमिटेड टॉपिक्स पे तैयार करना था। तो अगर मैं बोलूँ तो बस 3 महीने ही मैंने दिए बीपीएससी मेंस को। उसी के बीच में जो मेरा प्रायर 3 महीने में बिना कोचिंग के बीपीएससी क्लियर? वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी तो कर रहा था जी, तो उसका नॉलेज तो काम आया ही। तो हाँ, जो अलग टॉपिक है जो यूपीएससी बीपीएससी में यूपीएससी से अलग है, उसके लिए बस हाँ 3 महीने। थंबनेल पे लिख दूंगा ना, सिर्फ 3 महीने में बिना कोचिंग के बीपीएससी क्लियर। देखिए, कुछ ज्यादा हो जाएगा नहीं। तो और टेस्ट वगैरह आपने कैसे दिया? टेस्ट देना चाहिए स्टूडेंट को? मॉक टेस्ट का क्या योगदान है इस एग्जाम में? टेस्ट तो देना ही चाहिए। मैंने बहुत सारे टेस्ट लगाए हैं इसमें। मतलब जब प्री का अगर टेस्ट का बात करूँ तो कम से कम 30-40 टेस्ट तो लगाए होंगे फुल फ्लेश्ड। और इसके बाद मेंस का भी फुल फ्लेश्ड कम से कम 15 तो लिखा है पूरा। मतलब वहाँ पर प्रॉपर कोचिंग में जाके 3 घंटे का जो होता है वो प्रॉपर 15 टेस्ट लिखे हैं। तो हाँ, टेस्ट सीरीज से बहुत फायदा मिलता है। न्यूज़पेपर का क्या योगदान है मतलब इस एग्जाम में? आंसर राइटिंग में कुछ काम होता है उसका? हाँ, काम तो आता है। जैसे कि पूरा ये नहीं बोल सकते कि हाँ न्यूज़पेपर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है,
लेकिन आपको जो आंसर स्ट्रक्चर करना होता है वो हेल्प मिलता है इससे। ओके। इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे किया था? और एक मुझे और क्वेश्चन पूछना था कि वहाँ पे अंदर में कैसा माहौल होता है? मॉक जैसा बिल्कुल होता है या कुछ डिफरेंट होता है? काफ़ी हद तक मॉक की तरह ही होता है। वैसे मैंने 4-5 मॉक दिए थे, उसमें एक बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला भी था और अच्छा था उसमें। और जो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे थे ना मॉक इंटरव्यूज़ में और जो रियल इंटरव्यू मेरा बीपीएससी का था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था दोनों में। लग रहा था वैसा ही प्रेशर वहाँ भी क्रिएट होता, थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रहेगा जो रियल इंटरव्यू है, लेकिन वहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, स्माइलिंग फेस थी उनकी। लग रहा था कि जो जवाब दे रहे हैं ठीक है, सेटिस्फाइड है, तो मुझे भी खुशी हो रही थी, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता गया ऐसा ही। ओके। जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपने किसे कॉल किया? ऑब्वियसली मम्मी को। जी। मम्मी को किया, फिर पापा को किया। तो क्या बोले, मतलब रिएक्शन क्या था कि इतने दिनों से आप बेरोजगार थे? हाँ, खुश तो बहुत थे, लेकिन उनको लग रहा था कि बेटा एसडीएम या डीएसपी बन जाता तो ज़्यादा बेटर था। नए एस्पिरेंट जो दिल्ली आके तैयारी करते हैं उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले क्या करना चाहिए उन्हें, नए बच्चे आते हैं? सबसे पहले तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने चाहिए। उसी से होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो किस तरफ जा रहा है, आप कर पा रहे हैं। उसका टारगेटेड स्टडी मेरे लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहा था कि मुझे पता है कि भाई ये 15 दिन में मुझे पॉलिटी खत्म कर देना है इतना। उसके बाद टारगेट सेट करके करना चाहिए ना। टारगेटेड स्टडीज वो हमेशा हेल्प करता है। तो अगर आप मान लीजिए कि एक आप माइक्रो लेवल का बनाए, मैक्रो लेवल का बनाए, तो बड़ा एक टारगेट बनाए तो आप 15 दिन में खत्म करना है, तो फिर आप एक दिन का टारगेट बनाइए। अगर वो अचीव नहीं कर पाए तो खुद में गिल्ट फील होता है कि नहीं यार ये गलत कर रहे हैं, टाइम निकल रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो टारगेटेड स्टडीज में खुद मेंटल प्रेशर रहता है तो एफिशिएंसी थोड़ी बेटर हो जाती है। ओके। क्या वजह है कि आईआईटीएन एनआईटीएन ही ज्यादातर मतलब बीपीएससी यूपीएससी आजकल क्लियर कर रहे हैं? अब इसका एग्जैक्ट रीजन तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक मुझे लगता है कि जो वहाँ जो माहौल मिलता है ना बच्चों को, एक देखिए सारे कॉलेज में लगभग एक ही जैसा पढ़ाई होता है, कोई भी हो, वहाँ पे जो लेकिन बच्चे आते हैं वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं एनआईटी में नहीं जाता तो हो सकता है कि कभी यूपीएससी वाले लाइन में मैं कभी आता भी नहीं। तो मैंने 3rd ईयर में डिसाइड किया था बाय द वे कि मुझे यूपीएससी में जाना है, और वहाँ प्लेसमेंट भी मेरा ऐसे ही हो गया था, ज़्यादा उसके लिए मैं सीरियस नहीं था। तो वहाँ जो माहौल मिलता है कि बच्चे आप जाइएगा तो पता चलेगा कि वहाँ 2nd ईयर 1st ईयर से तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो वो वाला माहौल में मुझे भी मिला। आप जानते हैं एनआईटी पटना में था, वहाँ पे बिहारी ज़्यादा थे, और बिहारी का नेशनल पैशन होता है कि भाई यूपीएससी करना हमें। तो ये तो मैं पहले डायलॉग बताया था आपको। सही भी है। बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ आपकी बातों से। जी। यही है। आपने 3 जगह रहा, कोटा, पटना और दिल्ली। तीनों में आपको बेस्ट जगह कौन सा लगा? मेरा तो कॉलेज लाइफ ही सबसे बेस्ट था। पटना सबसे बढ़िया लगा। इसके बाद फिर? उसके बाद दिल्ली। कोटा में सबसे लास्ट में रखा हूँ क्योंकि मेरा सबसे लोएस्ट फेज था वो। ओके। कि मैं वहाँ पे रहा हूँ एज अ स्टूडेंट, फिर मुझे पता है कि अभी जैसे कि आप सुन रहे होंगे बहुत ज़्यादा सुसाइड्स हो रहे हैं। हाँ। तो एज अ स्टूडेंट मैं फील कर सकता हूँ कि किस प्रेशर में बच्चे वहाँ पे गुजरते हैं, और उस टाइम इतना मैच्योरिटी नहीं होता कि आप। कोटा में एक और मेरा क्वेश्चन है कि सुसाइड की क्या वजह होती है? जैसे मैं भी रहा हूँ कोटा, तो क्या वजह है सुसाइड की? मुझे लगता है कि जो उस टाइम उतनी मैच्योरिटी नहीं होती है, फेलियर देखने का आदत नहीं होता है, और डीपीपी ये सब मिलता रहता है डेली। अब वो आप कवर नहीं कर पा रहे हैं इतना, भाई टारगेट रोज मिल रहा है, डेली का नहीं होता ना, डेली का में जाते हैं लोग। हाँ, उसके बाद फिर आप गए, उसके बाद पहले टेस्ट में आपका 700 रैंक हो गया वहीं पे। क्या हमेशा यहाँ पे देखें 95% मार्क्स है, वहाँ पे 700 रैंक आ रही है। तो वो अगर उस तरह की मैच्योरिटी आ जाए तो बच्चा हैंडल कर लेगा, लेकिन वहाँ पे नहीं आ पाता, इसलिए लोग टूट जाते हैं। ओके, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपका जल्द यूपीएससी भी। जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।